नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 12 की NCERT न्यू वाली की पार्ट 2 है। इतिहास के कुछ विषय वो वाली है। पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं अपन, पार्ट 2 है जिसमें अपना 8वां पार्ट है। ठीक है ना। तो चलिए, किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी, इसको पढ़ेंगे। तो हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को समझते हुए, याद करते हुए आराम से पढ़ते चलें, क्योंकि NCERT जो पुस्तक है और RBSE की जो बुक है, इन दोनों में से क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी। किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी। ठीक। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान के करीब 85% लोग गांवों में रहते थे। सही है। छोटे खेतिहर, भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाहता था। राज्य के नुमाइंदे, राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले, ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। ठीक है, ग्रामीण समाज पर काबू रखने की वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। क्योंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गाँव में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। एक ग्रामीण देश, 17वीं शताब्दी, एक मुगल चित्र का ब्यौरा। ये भाई साहब ये बता रहा है ना। ये तो बैल के माध्यम से जो पानी चढ़ा सीखते हैं वो वाला सिस्टम है। और ये बाउंड्री कर रखी है ना, फसल के लिए। और ये शायद गन्ना वगैरह की है। और ये चड़स के माध्यम से पानी खींच रहे हैं, है ना। इधर ये इसको अपन डोड़ बोल सकते हैं, डोड़ इसमें पानी आता है ना। हाँ, कुछ ऐसे है। चित्र है एक ग्रामीण देश, 17वीं शताब्दी के मुगल चित्र का ब्यौरा। किसान और कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन। अब पहला पॉइंट आ रहा है, किसान और कृषि उत्पादन। खेती समाज की बुनियादी इकाई काम थी जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसे कि ज़मीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई। आई बात समझ में। भाई इसमें बताया जा रहा है कि खेती हर समाज की बुनियादी इकाई काम थी जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसे कि ज़मीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे कि शक्कर, तेल इत्यादि। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, जैसे कि सूखी ज़मीन के विशाल हिस्सा से पहाड़ियों वाले इलाके, जहाँ उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी जैसी कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनों पर। उसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तब हमें उन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना
चाहिए। स्रोतों की तलाश। चूँकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते हैं। नतीजतन 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। देखिए ध्यान लो, सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आइन ए अकबरी, संक्षेप में आइन। देखिए अनुभाग 8, आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी संबंधित है, खेतीबाड़ी किसानों से संबंधित है, जिसे अकबर के दरबार इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। आइन ए अकबर की रचना किसने की थी? आइन ए अकबरी, अबुल फजल। और अमीर खुसरो की कौन सी? अमीर खुसरो की उसकी थी शायद खजानुल फतवे। देख लेंगे। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली के लिए राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोशी यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। आइन का मुख्य अर्थ, आइन अकबरी, आइन ये वो आइन। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। अच्छा, खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के आइन ये वही है, आइन अकबरी, ठीक है। आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए। इनमें 17वीं व 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। किसान और उनकी जमीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रियाया, भारतीय और फारसी स्रोत रैयत, रियाया या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं, यानी कि किसान को अपन आसामी बोल सकते हैं। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रियाया या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया, बताइए मुजरियान से आप क्या समझते हैं, या फिर किसान को कहा जाता था। रैयत या रियाया या मुजरियान, आसामी ये मिलते हैं। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुदकाश्त व पाईकाश्त। ये क्वेश्चन आ चुका है, खुदकाश्त व पाईकाश्त। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। दूसरे पाहीकाश्त वे खेतीहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाहीकाश्त बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी, मसलन
अकाल या भूखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से। ये खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाई काश्त बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी। मसलन अकाल या भूखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से। 1 मिनट। पाई काश्त का मतलब है वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। आई समझ में, यानी कि दूसरा गांव से खेती करवा आया है ना। लोग अपनी मर्जी से भी पाई काश्त बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी। मसलन अकाल या भूखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। ज़्यादातर के पास इससे भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ ज़मीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरी संपत्ति मालिकों की। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतीहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। सिंचाई और तकनीक। जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। क्योंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरतें जैसे कि चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। ये लग तो नॉर्मली सा रहा है, लेकिन क्वेश्चन इससे कैसे भी बना सकते हैं, शानदार से शानदार। और बना दिया क्वेश्चन। ये आ गया, ये बताइए मुग़ल काल में जो खाने की ज़रूरत थी उनमें मुख्यतः फसल उगाई जाती थी। यहाँ पर उन फसलों में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी? निम्नलिखित में से चावल है, गेहूँ है, ज्वार है, तिल नहीं है और बाजरा भी नहीं है। चावल, गेहूँ और ज्वार। ठीक। जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूँ व ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी, इसलिए इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी, इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें व नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें वे नाले खुदवाए और कई पुराने नहरों की मरम्मत करवाई।
चल दोबारा से देखते हैं। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें प्रणाली खुदवाई, कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। अब ये क्वेश्चन आ गया, बताइए शाहजहाँ ने पंजाब में कौन सी नहर की मरम्मत करवाई थी? शाह नहर, शाहजहाँ शाह नहर। वैसे तो खेती मेहनत कशी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल्का किया जा सकता है जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके यहाँ तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था। किसका? बरमे का। लेकिन बीजों को हाथ से छिड़ककर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था और यह अभी भी है। मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। आई समझ में? फसलों की भरमार जो रहा है ना उनको पढ़ लेते हैं, नहीं मामला सिस्टम नहीं बैठेगा सही। किसान बस्तियों का बसना व उजड़ना। यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी और उस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपनी संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव, दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो वे ये काम के कुछ इस तरह करते हैं कि डेढ़ दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहाँ से मिट जाता है। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं, फिर पानी 1 मिनट। बाबरनामा में जो बात लिखी है वो है ये। हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव, दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि डेढ़ दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहाँ से मिट जाता है। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोजने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती है। और चूँकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है और लोग उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं। उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती। घास की घास बहुतायत में पाई जाती है, जंगल अपार है, झोंपड़ियाँ बनाई जाती है और एकाएक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। कृषि जीवन के उन पहलुओं का विवरण कीजिए जो बाबर को उत्तर भारत के इलाके की खासियत लगी। बाबरनामा के अनुसार किस प्रकार की घास बहुतायत से पाई जाती है? झोंपड़ियाँ बनाई जाती है और एकाएक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। आगे चलते हैं। पेड़ों और खेतों की सिंचाई। पेड़ों और खेतों की सिंचाई, यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखे। हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ है। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं। वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती है, और ये हैरानगी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल ही नहीं होती। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहटों के जरिए। रहट, लोहार, दीपालपुर दोनों ही आज के पाकिस्तान में। लाहौर और दीपालपुर। और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। लाहौर, दीपालपुर दोनों ही आज के पाकिस्तान में। और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। वे रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बनाते हैं और हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन कुंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते हैं और इन गुटकों पर घड़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों और घड़ों से ये बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। पहिए की धुरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है। इस पहिए के दांत पास के दूसरे पहिए के दांतों की जकड़ लेते हैं और इस तरह घड़ों वाला पहिया घूमने लगता है। घड़ों से जहाँ पानी गिरता है, जहाँ एक सकरा नाला खोद दिया जाता है और इसके तरीके हर जगह पानी पहुँचाया जाता है। आगरा, चांदवर, बयाना आज के उत्तर प्रदेश में और ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के गन्ने गाड़ देते हैं। इन गन्ने को कन्ने कहा गया है। कन्नों के बीच बेलन टिकाते हैं और एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते हैं। रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं और उसके दूसरे छोर को भैंस से बांध देते हैं। एक शख्स बैल को हाँकना पड़ता है, दूसरा बाल्टी से पानी निकालता है। रहट की संरचना। ये पानी आ रहा है कुआं में से, ये ठीक यूँ घूम रहा है। ये नीचे कुआं है यहाँ और ये पानी जा रहा है इधर, देखिए। और ये इसकी ये पैप सा जा रहा है अंदर, इससे घूम रहा है, ठीक। और ये बैल चल रहे हैं यार, अब ये इधर घूम रहे हैं, इससे ये घूम रहा है ऐसे, ठीक। रहट की संरचना। सिंचाई के जिन साधनों का जिक्र बाबर ने किया है उनकी तुलना विजयनगर की सिंचाई व्यवस्था से कीजिए। वहाँ यार ये सिस्टम नहीं था, वहाँ पक्की नहर निकाली गई थी, नदी से पक्की नहर। सिंचाई की इन नहरों को और नीचे खंभ थे, उन पर पूरी नहर लाई गई थी। सिंचाई के इन दोनों अलग अलग प्रणालियों में किस किस तरह के संसाधन की जरूरत पड़ती होगी? इनमें से किन किन प्रणालियों में कृषि तकनीक में सुधार के लिए किसानों की भागीदारी जरूरी होती होगी? तंबाकू का प्रसार। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा, दक्कन महाराष्ट्र, और वहां से 7वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। आइए उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती। अकबर और उसके अभिजातों के 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान के या चिलम में करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैसले से इतना चिंतित हुआ। 1604 में पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान, हुक्के या चिलम करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैसले से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। फसलों की भरमार, कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भूखमरी
और महामारी के बावजूद 1600 और 1700 के बीच की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई और 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% बढ़ोतरी थी। अच्छा, 1600 से 1700 के बीच में 5 करोड़ बढ़ गई, ये 100 सालों में 200 वर्षों से ज़्यादा की 33% बढ़ोतरी थी। ठीक, यहाँ है अपना है ना फसलों की भरमार। हाँ, इसको पढ़ना है। मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ पतझड़ में और दूसरी रबी फसल में। यानी सूखे इलाकों और बंजर ज़मीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थी और वो अब होती है। लेकिन अब गर्मी में ज़्यादातर जायद भी उगाने लग गए हैं। जहाँ बारिश या सिंचाई के संसाधन हर वक्त मौजूद थे वहाँ तो साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। कितने प्रकार की? 39 किस्म की। जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। 39 मुगल प्रांत आगरा में 39, जबकि दिल्ली प्रांत में 43। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। आई समझ में? मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें, दिल्ली प्रांत में 43 और बंगाल में चावल की 50 किस्में। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजार करने के लिए की जाती थी। स्रोतों से हमें अक्सर जिन्स एक कामिल सर्वोत्तम फसलों जैसे लफ्ज़ मिले हैं। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इससे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्न कामिल थी। जिन्न कामिल से आप क्या समझते हैं? सर्वोत्तम फसलें कहा गया है जिन्स कामिल। मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल में अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में आती थे। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में आती थी। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। 7वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया, यानी कि मक्का अपना नहीं था। आई समझ में? अफ्रीका और स्पेन के रास्ते। और 7वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। इस तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। अच्छा, मक्का है 7वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू और मिर्च ये कहाँ से लाए गए? नई दुनिया से लाए गए टमाटर, आलू और मिर्च। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। इन अनुभाग में खेती संबंधी जिन क्रियाकलापों और तकनीकों की चर्चा हुई है, इनमें से कौन कौन से अध्याय 2 में वर्णित तकनीकों और क्रियाकलापों से मिलती जुलती है और कौन कौन सी भिन्न है? ग्रामीण समुदाय। अब आ रहा है ग्रामीण समुदाय।
ग्रामीण समुदाय। ऊपर की बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर एक नज़र डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि किसानों की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। ऐसे समुदाय के 3 घटक थे: खेती-हर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, मुकद्दम या मंडल। जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेती और किसान कई तरह के समूह बटे थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेती में मजदूरी करते थे। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोग सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त की नहीं होती, पर जो थोड़ी बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे समूहों का था। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। इनकी हालत कमोबेश वैसी ही थी जैसी कि आधुनिक भारत में दलितों की। दूसरे संप्रदाय में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदायों में हलाल खोरान जैसे नीच कामों से जुड़े हुए समूह गांव की हदों के बाहर भी रह सकते थे। हलाल खोरान से आप क्या समझते हैं? नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर भी रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाह ज़्यादा हों, शाब्दिक अर्थ नाविकों के पुत्र, की तुलना दासों से की जा सकती थी। जब हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर भी रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाह जादव, शाब्दिक अर्थ नाविकों के पुत्र, मल्लाह की तुलना दासों से की जा सकती थी। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रास्ता था। जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। ऐसे बीच के समूह में नहीं था। 7वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 7वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन, उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया। बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। पूर्वी इलाकों पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप व केवर्त भी किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगी। सदगोप ये जाति है, सदगोप और केवर्त या केवट। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफों की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। ठीक है ना, अहीर, गुज्जर और माली। पूर्वी इलाकों में पशुपालक मछुआरी जातियां जैसे सदगोप व केवर्त भी किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगी। पंचायत और मुखिया। आरंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें पंजाब के एक गांव को दिखाया गया है, जिसमें महिलाएं पुरुष क्या क्या करते दिखाई गए हैं। गांव की वास्तुकला का वर्णन कीजिए। कहाँ का बताया गया है? पंजाब के गांव को। ये चरखा है, ये ओखड़ी है ना भाई, ये भैंस है, ये गाय है, फिर
ये कोट हैं शायद अन्न धरने के लिए। ऊँट है ना। ये गोबर को काम कर रही है ना। ये बैठे हैं बड़े बूढ़े चारपाई पर। ये बालक को ले जा रही है ना। इधर इधर भी बालक है और ये कपड़ा धो रही है। हाँ, ये अनाज रखने के कोठार है। ये मोर है। शानदार दृश्य भाई साहब। कच्चे मकान है पर मक्का मकान तो वही है गढ़वाड़ा। सब हिल मिल के रहते थे। भ्रष्ट मंडल मंडल अक्सर अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करते थे। मुख्यतः उन पर ये आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेरा फेरी करते थे और यह भी कि वे अपनी ज़मीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। भ्रष्ट मंडल है ना भाई। अब है पंचायत और मुखिया। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कमी है। छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। 1 मिनट। पंचायतें और मुखिया। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कमी ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। इसकी संभावना कमी ही है। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते हैं। मुकद्दम या मंडल। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें उसकी मजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर बना रहता था तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव के आमदनी पर खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी से बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। उसमें पंचायत का पटवारी इसकी मदद करता था। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था और समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए होता था और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाने या नहर खोदना। पंचायत का हर एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूँ कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना
गांव के मुखिया की जिम्मेदारी में से एक था। यूँ कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी में से एक था। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए काम छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। हर जाति की समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती कि शादियाँ जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं, और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनसे पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जिसमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रांत समूह की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था, खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान। उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांग के मामले में पंचायत अक्सर समझौतों का सुझाव देती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहर के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। ग्रामीण दस्तकार, ये आटा लगा रहा है, ये मटकी रखी है और ये कुछ जुगाड़ पानी कर रहे हैं, है ना। कपड़ा उत्पादन को दर्शाती 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी। चित्र में दर्शाई गई गतिविधियों का वर्णन कीजिए। कपड़ा उत्पादन, है, आटा नहीं लगा रहा है। चित्रकार ने गांव के बुजुर्गों और कर अधिकारियों में फर्क कैसे डाला। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का चित्र जिसमें गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। ये कर अधिकारी है।
ठीक। भ्रष्ट मंडल मंडल मुकद्दम या मंडल कहते थे। मुख्य होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। भ्रष्ट मंडल मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते थे और यह भी कि वे अपनी ज़मीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। और तोड़ रहा है कुछ। ग्रामीण दस्तकार। ग्रामीण दस्तकार अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच पहले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांवों में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांवों में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतीहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में भी शिरकत करते थे। मसलन रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। इन महीनों में जब उनके पास खेती के काम में फुर्सत होती, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय खेतीहर दस्तकारी का काम करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीक़ों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी ज़मीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों मीरास या वतन। बताइए वतन से आप क्या समझते हैं या मीरास। जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहां दस्तकार और एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी की जाती थी, पाई जाती थी। ठीक है। मीरास बताइए, मीरास से आप क्या समझते हैं या फिर वतन का क्या अर्थ है। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई जिस पर दस्तकारों में पुश्तैनी अधिकार होता। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हरेक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों
सबको रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी दे देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। जजमानी। हालांकि यह शब्द 16वीं व 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नकद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। जजमानी। और ये जजमानी अब भी चल रही है भाई साहब गाँवों में। ठीक। एक छोटा गणराज्य। एक छोटा गणराज्य। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें? ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें? एक छोटा गणराज्य। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जाति और जेंडर सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांवों में भी नकद के रिश्ते फैल चुके थे। गांवों में भी नकद के रिश्ते फैल चुके थे। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नकद में ही की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व सूचना में नकद में ही मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम या नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी ही होता था। इसी तरह कपास, रेशम तथा नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी ही होता था। चर्चा कीजिए। इस अनुभाग में जिन पंचायतों का जिक्र किया गया है वे आपके मुताबिक किस तरह से आज की ग्राम पंचायत में मिलती जुलती अथवा भिन्न थी? गांव में मुद्रा। शराब अपने काम में लगा हुआ है। शराब यानी कि ये व्यापारी है शायद। ये मुझको लग रहे हैं कोई फसल है या फिर बेर वगैरह तो नहीं है। शराब में अपने काम में लगा हुआ है। शराब। काम में मुद्रा। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री चा वेप्टिस्ट तेवेनियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें शराब कहते हैं, न हो। 17वीं शताब्दी में तेवेनियर कहाँ से आया था? कब आया था? 17वीं शताब्दी में आया था। कहाँ का था? फ्रांसीसी का यात्री था। उसने क्या कहा? भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें शराब कहते हैं, न हो। एक बैंकर की तरह शराब हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपये की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। सूत कातती थी महिला। सूत कातती महिला। सूत कातती महिला। शराब अपने काम में लगा हुआ है।
तेवेनियर कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी में। ठीक। अब है कृषि समाज में महिलाएं। अब कोई देख लेते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है, मीरास या वतन किसे कहा गया है? महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई। ठीक, ग्रामीण दस्तकार। वैसे कोई छोड़ा नहीं है अपनों में, हमें पढ़ लिया है, कोई छूट नहीं रहा है। कृषि समाज में महिलाएं। चल महिलाएं ने पढ़ते हैं अब कृषि समाज में महिलाएं। ठीक। तीसरा पॉइंट है, जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात करते हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करने से, मर्द खेत जोतते थे, वे हल चलाते थे और महिलाएं बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। अब तो क्या मशीनों से होने लग गए हैं ये, लेकिन निराई कटाई तो अभी होती है, लेकिन दाना निकालने का काम पहले बैल की दाएं धुआई जाती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। मसलन पश्चिमी भारत में राज्यशुला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसी दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, इसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों का काम करती बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी आती थी जो बाजारों में थी। सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने, गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसी सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने, गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसी दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी। चूँकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो संभ्रांत समूह से बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। महिलाओं को प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था।
बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नी अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती है। यहाँ पर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जातियों के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर अब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। भूमिहीन भद्रजनों में महिलाओं की पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं, विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिलाएं जमींदारी पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदार में से एक थी राजशाही की जमींदार, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण, महिलाएं पत्थर तोड़ रही है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण, महिलाएं पत्थर तोड़ रही है। बोझा ढोती महिलाएं, आसपास के दूसरे गांवों से आने वाली महिलाएं अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों पर काम करती थी। क्या आपके प्रांत में कृषि भूमि पर महिलाओं और मर्दों की पहुंच में कोई फर्क है? अब है जंगल और कबीले। ठीक, जंगल और कबीले। अंकुश